अब हमारे व्याख्यान सत्र के द्वितीय भाग में हमारे बीच डॉक्टर उषा सिंह मैम हमारे बीच जुड़ गई हैं। मैम, मैम सादर चरण स्पर्श प्रणाम। बहुत अच्छा, खुश रहिए। अब हमारे व्याख्यान सत्र के द्वितीय उस पे पड़ाव पे हम चल रहे हैं, जिसमें हमारे बीच डॉक्टर उषा सिंह मैम हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर उषा सिंह मैम का जन्म एवं शिक्षा दीक्षा वाराणसी में ही हुई है। आपने सितार वादन की शिक्षा पंडित रामाकांत मिश्र जी एवं संगीतेंदु पंडित लालमणि मिश्र जी के सुपुत्र स्वर्गीय गोपाल शंकर मिश्र जी से प्राप्त की है। आपका 25 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव रहा है। आपके कुशल निर्देशन में चार शोधार्थियों को शोध उपाधि प्राप्त हो चुकी है, जो विविध शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत हैं, और 8 शोधार्थी शोध में रत हैं। यूजीसी द्वारा प्रदत्त मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट में भी आप प्रोजेक्ट फेलो के रूप में आपका अनुभव रहा है। आपकी पुस्तकें हैं संगीत सत्योषा, संगीत शतायु, संगीत समेधा, आश्य भी, जो संगीत जिज्ञासुओं, संगीत विद्यार्थियों और संगीत सुधीजनों में लोकप्रिय है। मैम, आपका मैं सादर स्वागत करती हूँ। मैम, आप आइए और अपने बहुमूल्य वक्तव्य से हम सभी को मुग्ध कीजिए। मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमिता। मैं सबसे पहले लालता सिंह राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मिर्जापुर की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधा पांडे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार में बोलने का अवसर प्रदान किया है। तत्पश्चात मैं संयोजिका डॉक्टर सुमिता बनर्जी को मैं तहे दिल से आशीर्वाद एवं आभार देती हूँ कि उसने मुझे बड़ा ही सुंदर विषय, उन्होंने जो वेबिनार का विषय चुना है, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज हम बहुत बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने जो विषय चुना है बहुत ही अच्छा है। आज हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, ये वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है और हम लोगों को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसका प्रकोप इस तरह से होगा। अचानक साधारण सा जीवन चलते चलते अपने काम में हर व्यक्ति व्यस्त, और अचानक आके जैसे जिंदगी को रोक दिया। अब तुम क्या करोगे? सबको घर में लॉक कर दिया। हर तरह से हम लोग खुद भी बहुत परेशान हो गए। अब क्या करें? अब कैसे करेंगे काम? क्या करना है? आप घर में रहिए, बंद रहिए, कुछ मत करिए, घर से मत निकलिए। तो एक अजीब सा भय की स्थिति बनी रही, जिसमें मैं खुद भी कि अब कैसे होगा, क्या करेंगे हम इससे। पर धीरे 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 हम लोग अपने आप को समेटने लगे, समेटते रहे, और उसका एकमात्र माध्यम संगीत था, जिसको हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत किया, जिसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार और हर वर्ग के कलाकार। ये कोविड-19 महामारी ने हमारा बहुत नुकसान किया, पर बहुत कुछ हमें दे भी दिया। एक मीडिया जो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे सामने आया, पहले भी था पर हम इस पर कभी ध्यान उतना नहीं देते थे। छुटपुट प्रोग्राम्स सुना करते थे, अच्छे किसी ने डाल दिया फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो सुन लेते थे। पर इस पे संगीत से जुड़ने के बाद लोगों को लगा कि घर में बैठे हैं हम, तो चलो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें। तो इसमें बड़े आर्टिस्टों को तो सुनने को मिला, और कुछ ऐसे आर्टिस्ट को इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इन लोगों का नाम तो कभी हम लोगों ने सुना ही नहीं, और ये कितना अच्छा गा रहे हैं, कितना अच्छा बजा रहे हैं। डांस के क्षेत्र में एक से एक कलाकार, और जिसको हम लोगों ने देखा छोटे छोटे बच्चे और नवोदित कलाकार, हम कलाकार ही कहेंगे, वो स्टूडेंट हो पर उनको अपनी क्षमता को इसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हिलाने का अवसर प्रदान हुआ। और इससे काफ़ी हम लोग उस कोविड-19 से
इस महामारी से उबर पाए और अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम सामान्य हो रहे हैं। इसी दौरान सरकार ने भी कहा कि रामायण सीरियल फिर से शुरू किया जाए। क्यों? इस पर कभी विचार किया है? रामायण एक आदर्श, एक हमारी संस्कृति को तो प्रस्तुत करता ही है, पर वो विशेष रूप से सांगीतिक था। पूरा रामायण ही सांगीतिक है। रामानंद सागर जी का सीरियल जो है वो पूरी तरह संगीत बेस है और उसमें पूरे दिन सुबह शाम दोनों टाइम लोग देख के अपने आप को उस महामारी के बोझ से, या अब एक तरह से डिप्रेशन सा हो रहा था कि अब क्या लाइफ थम सी गई है, थम गई, अब मुझे क्या करना है। तो उससे उभरा। संगीत एक बड़ा माध्यम है मन का रंजन करना। रंजको जन चित्ता नाम स्वांतः सुखाय, बहुत सारी चीजें संगीत के लिए कही गई है। तो हम वैसे भी विषाद की स्थिति में संगीत को सुना जाता है, हम म्यूजिक थेरेपी की बात करते हैं, तो यही सब है कि हम रोगों का निदान म्यूजिक थेरेपी के लिए करते हैं। और ये कोविड से ये भी एक बहुत बड़े बीमारी ही है। जैसे नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ जब पानी का लेवल कम हो जाता है तो बहुत सारे हमें महामारी रोग छोड़ के जाती है। पर ये कोविड का भय कम तो हुआ है, पर बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने छोड़ के जा रहा है और अभी गया नहीं है। हमको तो अभी सभी को इसके साथ ही चलना है। तो ये हमारा जो इसने जो चैलेंजेस हमें दिए आर्थिक रूप से तो बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ा हमें चैलेंजेस मिले हैं शिक्षा के लिए। शिक्षा हम आज बहुत बड़ी समस्या है कि हम शिक्षकों के सामने भी और हमारे सरकार के भी सामने कि हम किस तरह से शिक्षा को जारी रखें। बंद नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा युवा, एक बहुत बड़ा जन सैलाब बच्चों से लेके युवा तक, बेसिक स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से डामाडोल हो गई है। और आगे भी आने वाले और भी बहुत सारे जैसे कंपटीशन एग्जाम वगैरह है जिसके लिए बहुत सारे की कैसे कराया जाए, क्योंकि पहले जान है, फिर हम शिक्षा की बात करेंगे या कोई चीज हम अर्निंग की बात करेंगे। पर धीरे 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 सारी स्थितियां हम लोगों के सामने आती गई और हम लोग कैसे उभरे, कैसे करें, ये हमारे सामने चैलेंज बना हुआ है। हमें बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि ई कंटेंट दीजिए, ई कंटेंट से हम एजुकेशन या शिक्षा सिलेबस कराएंगे। पर सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे जो प्रैक्टिकल क्लासेस है, म्यूजिक की क्लासेस है, वैसे मैं ललित कला एवं संगीत विभाग की विभाग अध्यक्षा के रूप में मैं काम कर रही हूँ। मेरे सामने फाइन आर्ट और म्यूजिक दोनों की बात है, पर हम यहाँ पर अभी संगीत की बात करते हैं। तो ई कंटेंट थ्योरी पार्ट का दिया जा सकता है, हम इससे सहमत है। पर हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस हम प्रयोगात्मक 5-5 मिनट के अगर हम या 10 मिनट के हम क्लास को हम अपने किसी भी राग को या किसी भी पीस को हम लेते हैं वोकल में, इंस्ट्रूमेंटल में या डांस में, तो उसको सिखा पाना, उसको बता पाना स्टूडेंट कितना कैप्चर कर रहा है, कितना ले रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत मुश्किल की बात है। ये हम संगीत के लिए कितने चैलेंजेस हम लोग शुरू से झेलते चले आ रहे हैं। और जब आगे धीरे धीरे एक पहले गुरु शिष्य परंपरा, फिर उसके बाद संस्थागत प्रणाली, अब हमको ई कंटेंट और यूट्यूब ऑनलाइन हमको एजुकेशन की बात है। तो गुरु शिष्य परंपरा से जब संस्थागत शिक्षण प्रणाली में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आई, बुरी भी आई। इसमें जो स्टूडेंट डिवोटेड होके सीखता है वो आगे निकलता है, जो नहीं कर पाता है एज अ सब्जेक्ट तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर हमें संगीत जैसे विषय में हमें रूबरू होके सीखना, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। राग की बारीकियों को, स्वरों के लगाव को, और भी बहुत सारी हम चीज़ों को राग प्रयोगात्मक कक्षाएं में बच्चों को बताते हैं। अब रही राग की बारीकियों के बारे में, अगर हम जैसे तोड़ी का कोई राग ले लें हम,
तो राग तोड़ी में मियाँ की तोड़ी, गुरजरी तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी, अभी जैसा कि अभी रामशंकर जी ने गाया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी उनकी। पर अब मैं फिर वही कहूंगी, इसमें बीच बीच में जो डिस्टरबेंस हो रहा था उनके गाने के बीच में, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कभी भी कोई गड़बड़ी हो सकती है, खड़खड़ाहट थी जो दिमाग को डिस्टर्ब कर रही थी बार बार। एक सीक्वेंस जो बनना था वो नहीं बन पा रहा था, राग बिलासखानी तोड़ी का जो एक भाव आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा था। तो ये चीज़ है कि संगीत हम किस तरह से सीखे। तो जैसे मैं अभी बता रही थी कि राग तोड़ी में रेगा रेसा सिर्फ कह देने से राग तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी या वो नहीं हो जाता। तो रेगा रेसा बिलासखानी तोड़ी में, रेगा रेसा गुर्जरी तोड़ी में और रेगा रेसा मियाँ की तोड़ी में सब अलग अलग तरीके से लगता है, और ये हम गुरुचरण में बैठ के ही सीख सकते हैं। और गुरुचरण में, माफ करिएगा, गुरुचरण का मतलब ये नहीं है कि हम गुरु के चरणों में बैठ के उनकी सेवा करते रहे, नहीं, हमेशा गुरु के संपर्क में रह के कब उनके मुंह से क्या निकले, कैसे राग के बारे में क्या चीज निकले कि उसको मैं कैप्चर करूं। ये सारी चीजें हैं जो हमें ऑनलाइन शिक्षा से नहीं मिल सकता। जहां तक हम प्रदर्शन की बात करते हैं कि हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो उससे बच्चे सीखे, ये कह सकते हैं कि अच्छे कलाकारों को सुनो, अच्छे लोगों से मिलो, संगीत की दुनिया में अच्छे कलाकारों से मिलो, उनका सुनो, और उसके बाद जब हम गुरु के पास सानिध्य में रह के हम उसको, उस राग के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में जब सीखते हैं तो वो उसका आनंद लेके उस अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ अपने एक चीज, किसी एक को सुनो, बोलते बहुत सारे लोगों को सुनो, फिर अपनी पर्सनालिटी बनाओ। तो ये सारी चीजें हम ऑनलाइन कुछ हद तक किया जा सकता है, हम बिल्कुल नकार भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में है। अगर बिल्कुल डिनाई कर देंगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, पर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। एक तरफ हम कह रहे थे सीबीसीएस कोर्स लागू करने की, और लागू हुई भी, चल भी रही है बहुत सारी जगह पे। उसमें अटेंडेंस की बात लाई, अटेंडेंस 75% होना चाहिए। अब क्या, अब आपको इंस्टीट्यूशन में आना है, क्लास अटेंड करना है, अगर नहीं तो आपका उसी पर मूल्यांकन होता था। वो अब हम कैसे, अब कहते हैं कि घर में रहो, घर से सीखो। जब बच्चे प्रेजेंट क्लास में नहीं होते थे तो वे घर में कितना सीखेंगे। उसके बाद और भी बातें आती हैं, बच्चों के पास साधन कितना है। हम लोग जिस एरिया में, जिस तरफ है, मुझे लगता है कि चाहे बड़ा एरिया हो चाहे छोटा, सब बच्चे एक समान नहीं होते। खासतौर से हम लोग इंटीरियर है, गांव देहात से, गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, हर तरह के बच्चे आते हैं। सबके, कुछ के पास साधन होता है, कुछ के पास बिल्कुल भी साधन नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। सबसे बड़ी बात की इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। है कला, उनमें रुचि बहुत है, पर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीद सकते। तो जब बिना इंस्ट्रूमेंट के, हम तो यहाँ से बता दिए, टीचर ने बता दिया, लेक्चर बता दिए कि ऐसे करना है, या इस राग के बारे में परफॉर्म करके बता दिया, पर जब तक वो खुद बजा के नहीं देखेगा, खुद गा के नहीं देखेगा, तब तक उसको कैसे पता चले। इसके बाद आता है कि ये नेट की सुविधा, मोबाइल, हमारे पास मोबाइल है कि नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, तभी तो। ये भी सबके पास नहीं, बहुतों के पास तो फ़ोन ही नहीं होते। आज भी वैसे स्टूडेंट आते हैं जिनके पास फ़ोन ही नहीं है। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे सामने, जो शिक्षा को ऑनलाइन करना बहुत मुश्किल मुझे जान पड़ता है। अगर बीच का उपाय निकालते भी हैं हम लोग, करते भी हैं उसको, तो हम एक राग की जानकारी दे सकते हैं, कोर्स बता सकते हैं, एक सिलेबस पूरा कर सकते हैं, पर बच्चा कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बच्चा खुद भी, स्टूडेंट को खुद भी चाहिए कि हम कितना सीख पा रहे हैं, कितना कैप्चर कर पा रहे हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गुरु शिष्य या क्लास टीचिंग, क्लास के लेक्चर, क्लास में जो परफॉर्म किया जा रहा है उसको सीखे बच्चा, उसको करे। उसके बाद मैं आती हूँ, वर्तमान समय में संगीत की चुनौतियाँ तो बहुत सारी हमारे सामने हैं, जिसको और भी मुझे पता नहीं औरों के क्या मत होंगे, पर हमें ऑनलाइन म्यूज़िक के क्लासेस,
जैसे अब फाइन आर्ट की बात अगर ले ले तो फाइन आर्ट में भी लकीरों की बारीकियां या शेड किस तरह देने हैं, कलर किस कलर को कितना मिक्स करना है, वो प्रेजेंट में ही रह के सीखा जा सकता है। हम एक मेजरमेंट बता दें कि अच्छा इतना परसेंट ये कलर लो, इतना परसेंट ये कलर लो, तो ये कलर बनेगा, वो थ्योरी पार्ट हो गया। थ्योरी एक अलग चीज होती है और परफेक्ट जो प्रैक्टिकल चीजें हैं हम प्रत्यक्ष रूप से जब तक नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। लकीर खींचना एक अलग बात है, पर उसमें रंग भरना बहुत मुश्किल की बात है। अब ये आता है कि हमारे सामने एक बात आती है कि कोरोना के बाद ये सोशल मीडिया कितना हमारी मदद कर सकता है। इसके विषय में मैं बोलना चाहूँगी कि ये कोरोना तो है, बहुत बड़ी महामारी है, बहुत सारे अपने प्रियजनों को, ऐसे ऐसे लोगों को हम लोगों के बीच से ले गए, चले गए, जिसके अपार दुख है, बहुत कष्ट है, पर किसी का वश भी नहीं है इस पे। पर इसमें हम लोगों को एक बहुत बड़ी चीज़ मिली है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा। आज हम कोई भी प्रोग्राम बड़े आसानी से सुन सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों को हम बड़े आसानी से सुन सकते हैं, उनसे उनकी चीज़ों को ले सकते हैं, देख सकते हैं। लेक्चर, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर हमारे सामने इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हमें सुनने को मिलता है। और ऐसे ऐसे कलाकार जो बिल्कुल अपने आप को कहेंगे अच्छा कुछ भी नहीं, क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, अब म्यूज़िक सीखने के बाद हम क्या करेंगे, तो ये जो सबने अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाए और उसमें अपने प्रोग्राम को वो रिकॉर्ड करके डालते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे, मुझे तो लगा छोटे छोटे बच्चे भी, कॉलेज के भी बच्चे, स्कूल के बच्चे अपनी प्रतिभाओं को जब इसके जरिए प्रचार प्रसार किया तो लगा कि वाह, इस धरती में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इसलिए संगीत कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, चाहे कोरोना पीरियड हो, चाहे कोई भी पीरियड हो। बस हमारा कर्तव्य यही है कि हम इसको किस तरह से बचाएं, कैसे हमें इसे संरक्षित रखना है। हमारी शास्त्रीय संगीत, हमारी सुगम संगीत, हमारे लोक संगीत के बारे में भी थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी कि लोक संगीत की परिभाषा ही बदल गई है। माफ़ करिएगा अगर मैं कोई गलत बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, पर मैं जैसा देख रही हूँ कि लोक संगीत की परिभाषा ही कुछ लोगों ने बदल दिया। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाला समय वो सही चीज़ ना देख के वो उसी को मानेगा कि ये ऐसा ही है। तो हमें उसका वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए कि वास्तव में लोक कला क्या है, लोक संगीत क्या है। कुछ लोग अपने प्रदर्शन में ही लगे हुए हैं कि भाई हम कितना वो कर जाए, चाहे सुर हो, लय हो, ताल हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है, बस हमारा चेहरा उस पर फेसबुक पे आना चाहिए, यूट्यूब पे आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार जरूर करना चाहिए। हम उन्हीं चीज़ों को रखें क्योंकि एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़े समुदाय को हम दे रहे हैं और वो देना हम अगर गलत करेंगे तो वही एक आधार बन जाएगा, वही एक परंपरा की बात। परंपरा हम इसको बोल नहीं सकते, परंपरा में चीज़ें निर्धारित होती हैं, उसको अगर थोड़ा भी हम चेंज करते हैं तो परंपरा वहाँ टूटती है। इसलिए हम उन चीज़ों को, चाहे फोक म्यूज़िक हो, चाहे फोक आर्ट हो, हम उनको उसी रूप में प्रस्तुत करें तो शायद हम युवा वर्ग को, अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत सही चीज़ दे पाएंगे। हम सभी शिक्षक का, हम सभी कलाकार का ये दायित्व है कि हम अपने आगे आने वाले जनरेशन को अच्छा से अच्छा बनाएं। हम गुरु शिष्य परंपरा से इसलिए उभरे कि बहुत गुरु जिनको चाहते थे, योग्य चाहते थे, समझते थे, उसी को शिक्षा देते थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि सबको शिक्षा, संगीत एक साधना है, योग है,
सबको नहीं मिल सकता। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि जो भी थोड़ा बहुत संगीत अपने गुरुजनों से प्राप्त किया है उसका सही उपयोग हो, सही इस्तेमाल हो, सही लोगों तक जाए और उसका सम्मान भरपूर हो, ये कोशिश करेंगे, करते हैं, उसका दुरुपयोग ना हो। और तो उस समय गुरु शिष्य परंपरा में उसको सही छात्र को, सही शिष्य को सौंपा जाता था। पर वहां से उबर के जब हम संस्थागत शिक्षण प्रणाली में आए तो सभी को शिक्षा सीखने का मौका मिला। सभी सीखे, जो अच्छा कर लेता था वो कहीं ना कहीं स्थापित होता था, जो नहीं कर पाता था कम से कम कानसेन बनता था। गुरुजी बोलते थे कानसेन बनो, कम से श्रोता भी तो चाहिए। पर ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कोरोना काल में, ये वैश्विक महामारी के दौरान हम लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिला है या हम लोगों के सामने नई चीज आई है वो बहुत बड़ी चीज है। हम बहुत बड़े समुदाय को, जिससे हम बात नहीं कर सकते थे, जिससे हम जुड़ नहीं सकते थे, उससे जुड़ के हम लोग चैट करते हैं, बातें करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इससे हम सही चीज़ों को प्रस्तुत करें, सही चीज़ों को दें, तो शायद मेरे विचार से ये बहुत अच्छा होगा। और वेबिनार, हम सेमिनार से वेबिनार पे आ गए। सेमिनार में लोग कहाँ से एक गेट टुगेदर होता था और लोग एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते थे, कहाँ से आपने क्या किया, आपने क्या किया, आप कुछ नया कर रहे हैं, तो उनको आदान प्रदान की प्रक्रिया होती थी। अब हम लोग घर में बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, एक मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हम लेक्चर दे रहे हैं। फिर भी हमें नहीं पता, फिर भी बहुत लोग सुन रहे होंगे, बहुत लोग देख रहे होंगे, बहुत लोगों के मन में ये चीज़ें आ रही होंगी कि क्या करना है या कैसे करना है। तो ये मीडिया जो है हम लोगों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जो आज हम भी आपके सामने एक वक्ता के रूप में है आपके सामने। शुरू में पहले अरे क्या दिन भर मोबाइल में लगे हो, कुछ काम धाम है ही नहीं। आज कहते हैं कि मोबाइल से तुम्हारा क्लास है, मोबाइल से तुम्हें होमवर्क मिलना है, उसको करके तुम्हें दिखाना है। कितना बदल गया सब। हम आज जो नहीं थे वो बन गए, पूरे वैश्विक हमारी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, बिल्कुल हम बदल गए। हम जब उसके दौरान कोरोना की को जूझ रहे थे या जूझ रहे हैं, तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा परिवर्तन हमारी जिंदगी में आएगा। हम घर बैठे ही ऑनलाइन सारा काम कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम शैक्षणिक स्थिति के बारे में मैं पुनः बोलना चाहूँगी कि हमारा थियरी पार्ट, व्याख्यान वगैरह तो ठीक है, लेक्चर तो ठीक है, पर हम प्रयोगात्मक चीज़ों को इसमें ऑनलाइन मुझे लगता है कि नहीं, बहुत कारगर नहीं होगा, बहुत संभव नहीं है। और फिर ये तो हमारे बीच में एक इस दौरान कैसे हमको काम करना है, ये लगातार नहीं होगा। हम लोग आगे आने वाले समय में सुधरेंगे, हमारी स्थिति ज़रूर अच्छी होगी और हम पुनः पूर्व की तरह काम करना शुरू करेंगे, शिक्षा देना शुरू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग हमेशा सोचते थे नहीं करनी है, नया कुछ करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, पर ये बहुत बड़ा नया अचानक से सबके सामने आया। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि जैसे हम प्रदर्शन की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अभी जो हम ऑनलाइन प्रोग्राम सुनते रहते हैं अच्छे कलाकारों का, और हर तरह के, मैं नहीं जानती फिर भी बहुत अच्छे उम्दा गायक, क्या बात है, एकदम दिल खुश हो जाता है कि संगीत जिस देश का प्राण है, जिस जगत का प्राण है, शब्द गुणम आकाशम कहा है, वो कहाँ खत्म हो सकता है, किसके वश में है जो उसको समाप्त कर दे, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। पर इस मीडिया के माध्यम से उसमें आने वाले व्यवधान जो होते हैं, स्वरों का टूटना या टेक्निकल प्रॉब्लम होना, तो एक जो संगीत लेने का आनंद जो हम उठाते हैं रूबरू होके, डायरेक्ट स्टेज पर परफॉर्मेंस
वो जो सुनते हैं, कितना तामझाम होता था, कितना वो कि वो साउंड इतना वॉल्यूम करो, इतना ये बराबर होना चाहिए, तबले का ये वॉल्यूम होना चाहिए, हमारे माइक का ये वॉल्यूम होना चाहिए, इसका अगर एक का भी लाउड हो गया तो वो बहुत ठीक नहीं होगा, वो श्रोताओं को अच्छा सुनाई नहीं देगा, इतना हम ध्यान रखते थे। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हम सहयोग में ले रहे हैं, और वो चीज़ पहले हम लोग एकॉस्टिक साउंड को पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल नहीं पसंद, नहीं उसका उसमें आनंद नहीं है, अब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे एक चीज़ जहाँ तक हमने फील किया है, महसूस किया है कि लाइव जो प्रोग्राम सुनने का आनंद आता था, श्रोता को एक जो मिलता था, वो शायद इससे भरपूर हम थोड़ी देर तक अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं, उसके बाद फिर वो टेक्निकल चीज़ें, वो किसी का फ़ोन आ गया या कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका कई बार हमने कमेंट करके कुछ ऐसे नए आर्टिस्टों को वो किया कि भाई अपना तानपुरा तो ठीक कर लो, तुम्हारे सुर में तानपुरा तो नहीं है, उसको ठीक कर लो। तो इस तरह की चीज़ें आती, इससे थोड़ा आनंद की, संगीत का जो आनंद है उसमें व्यवधान आता है लाइव प्रोग्राम में और ये ऑनलाइन प्रोग्राम में। बहुत बहुत मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगी, और पुनः मैं डॉक्टर सुमिता बैनर्जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने अपने व्याख्यान द्वारा जिस प्रकार हमें मार्गदर्शित किया है, हम उन बातों को अवश्य ही ध्यान में रखेंगे और संचार माध्यमों के उपयोग के साथ ही अपने परंपरागत शिक्षण पद्धति के तरीकों को भी शिक्षण में सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद मैम, आपके बहुमूल्य व्याख्यान से हम सभी बहुत लाभान्वित हुए। सादर चरण स्पर्श। धन्यवाद।